विद्या भारती। पिटारा पिटारा में आज सेहतनामा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी लेकर हाजिर हूं आज का सेहतनामा कार्यक्रम। और दोस्तों आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं पेट और आंत रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव हिंगोरानी। डॉक्टर राजीव, विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सुनने वालों को मेरा सप्रेम नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं सबके सामने पेट से संबंधित ज्ञान को फैला सकूं और कोने कोने तक भारत के लोगों में अवेयरनेस फैला सकूं। आज का विषय हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगे पाचन संस्थान से जुड़ी बीमारियां और उपचार। चूंकि आप पेट और आंत रोगों के विशेषज्ञ हैं तो कई बार आपके पास ऐसे मरीज आते होंगे तो आप डायग्नोस करके ये कहते हैं कि भाई फैटी लीवर के मरीज हैं आप। ये फैटी लीवर क्या होता है? फैटी लीवर बेसिकली हमारे हर एक के शरीर में पेट के ऊपरी राइट हिस्से में करीब 1.25 से 1.5 किलो का एक ऑर्गन है जिसे कहते हैं लिवर, यानी कि जिगर। उसका बेसिकली काम जो है प्रोटीन्स बनाना, बॉडी की इम्यूनिटी को मेंटेन रखना, और वैसे बहुत सारे फंक्शंस है, अराउंड 1000 के ऊपर फंक्शंस है उसके जी। उसमें अगर चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है नॉर्मल के मुकाबले तो उसे कहते हैं फैट एक्यूमुलेशन ऑफ लिवर, यानी कि फैटी लिवर। इसके बेसिकली कैसे रहते हैं कि कारण बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे बढ़ती उम्र के साथ चर्बी की मात्रा अगर खून में या शरीर में बढ़ती है तो वो जगह जगह जाके जमा रहती है, यानी कि लिवर उसे अच्छे से अगर पचा नहीं पाता और उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाता तो वो फैट रह जाता है, वो परत रह जाती है लिवर पे, और वो धीरे धीरे करके लिवर के अंदर फैलना शुरू होती है। उसके भी ग्रेड्स होते हैं। तो बेसिकली फैटी लिवर होने का मुख्य कारण जो है बहुत सारे हैं, उसमें से कुछ कारण मैं आपको बताना चाहूँगा। एक होता है कि ड्रिंक करना, अल्कोहल जिसे कहते हैं। तो शराब के वजह से जो व्यक्ति शराब का सेवन रेगुलरली करते हैं उनके लिवर में चर्बी जमा रहना शुरू हो जाती है। आगे चल के वो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो हम थोड़े विस्तार में बात करेंगे। दूसरा कारण हो सकता है हेपेटाइटिस इन्फेक्शन जी, जैसे वायरस इन्फेक्शन होते हैं। बी और सी बहुत कॉमनली फैटी लिवर बढ़ाते हैं और आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं। उसके अलावा आजकल पिछले 10 से 15 सालों में कुछ एक बीमारी है जिसे कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, यानी कि जो लोग ड्रिंक बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सेवन नहीं कर रहे शराब का, उनको भी फैटी लिवर हो रहा है। जो ड्रिंक करते हैं उनके मुकाबले कम मात्रा में होता है, लेकिन होना उसका स्वाभाविक हो जाता है अगर इंसान के लाइफस्टाइल हैबिट्स और जो मोटापा कहते हैं, लाइफस्टाइल खराब होना और मोटापा होना और जंक फूड ज़्यादा खाना, इनसे क्या होता है बॉडी में फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स जो कहते हैं स्ट्रेस की वजह से और बैड लाइफस्टाइल की वजह से बढ़ते हैं, तो फैटी लिवर के बढ़ने की प्रमाण बढ़ जाते हैं जी। तो फैटी लिवर होने के और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये मुख्य कारण है जो पाए जाते हैं आज के प्रैक्टिस में। इनसे क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? तो फैटी लिवर से बेसिकली ग्रेड 1 फैटी लिवर होता है, ग्रेड 2 फैटी लिवर और ग्रेड 3। तो इसको हम ये तीनों के अलग अलग जो लक्षण है वो बताइए। जी। ग्रेड 1 यूजुअली पता नहीं चलता। रूटीनली जब कोई इंसान मेडिकल चेकअप करने जाता है या फिर किसी और कारणवश पेट का स्कैन करा लेता है तो उसमें यूजुअली फिर अचानक से पिकअप हो जाता है कि ग्रेड 1 फैटी लिवर है आपको। तो वो सोनोलॉजी पे यानी कि सोनोग्राफी पे पता चल सकता, तो उसके लक्षण यूजुअली नहीं होते। ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में जॉन्डिस नहीं होता, यानी कि पीलिया नहीं होता, लेकिन लिवर के जो ब्लड टेस्ट में नंबर्स पाए जाते हैं जैसे SGOT, SGPT, ये नंबर्स की गड़बड़ हो सकती है। उसके वजह से भी ऐसा नहीं कि आपको सिम्टम्स आएंगे, लेकिन कभी कभी भूख कम लगना, काम में चुस्ती ना आना, ओवरऑल थकावट महसूस होना,
या फिर कह सकते हैं कि अगर बिलिरुबिन समझो बढ़ गया तो आंखों में थोड़ा पीलापन आना या यूरिन का डार्क होना, ये सारी चीज़ें अगर लिवर के अंदर अफेक्ट होना शुरू होती हैं तो पता चलती है, वरना वो भी कोई खास लक्षण नहीं देते हैं। लेकिन इसमें बुखार भी आता है क्या? फैटी लिवर से बुखार नहीं आता, हेपेटाइटिस से आ सकता है। हेपेटाइटिस इन्फेक्शन अगर हुआ है उसकी वजह से अगर फैटी लिवर है तो हेपेटाइटिस में आता है। जैसे कहते हैं कि अक्यूट हेपेटाइटिस, यानी कि किसी को वायरल बुखार, जैसे डेंगू बुखार है वैसे हेपेटाइटिस बुखार है। जी जी। तो हेपेटाइटिस वायरस अगर बुखार करना चाहे तो वो कर सकता है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ई ये कॉमनली पाए जाते हैं। उसमें से बी और सी जो हैं ये खाने पीने से नहीं फैलते, ये इंजेक्शन से फैलते हैं, ब्लड प्रोडक्ट से फैलते हैं, हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे को संबंध से फैलते हैं। और ए और ई जो इन्फेक्शन है ये फूड बोर्न, वाटर बोर्न, यानी कि आपके खाने पीने के पदार्थों से आ सकते हैं। दे आर नॉट स्प्रेड थ्रू ब्लड प्रोडक्ट्स। बाहर का गंदा खाना खा हाँ, लिया, मतलब अनप्रोटेक्टेड फूड खाया, कहीं पे खुला हुआ पानी पी लिया, तो यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि ये किसी मच्छर वगैरह से भी नहीं फैलते हैं। ये आम मिथ रहता है कि किसी मच्छर से है कि क्या, नहीं, हेपेटाइटिस मच्छर से नहीं फैल सकते हैं जी। ये खाने पीने के पदार्थों से। तो फैटी लिवर के लक्षण यूजुअली तब पता चलते हैं जब लिवर के अंदर डैमेज शुरू हो जाता है। डैमेज का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह डैमेज, मतलब इफेक्ट होना शुरू हो गया तो उसे कहते हैं हम लिवर इश्यू, मतलब वो थोड़ा सा स्टार्ट हो गया। अब जब ये बढ़ने लगता है तो अंदर लिवर में रेशाएं बनना शुरू होती है, जिसको कहते हैं फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस यानी कि आप कह सकते हैं कि एक नॉर्मली लिवर जो है एकदम सप्पल सॉफ्ट रहता है, वो कड़क होना शुरू होता है। जैसे ही वो फाइब्रोसिस डेवलप होना शुरू होती है तब जाके हमारा मेन टारगेट होता है कि हम कहते हैं कि नहीं, फैटी लिवर को तो शुरुआत में कंट्रोल करें और फाइब्रोसिस तक जाने से रोकें। अगर फाइब्रोसिस डेवलप हो चुकी है स्टार्टिंग, उसको भी हम कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन अगर फाइब्रोसिस प्रेजेंट हमारे पास तब हुई है जब वो बहुत एडवांस्ड हो गई है, स्टेज 4 यानी कि फाइब्रोसिस 4, उसको कहते हैं सिरोसिस। तो फैटी लिवर को हमको सिरोसिस में जाने से पूरी तरह से मेहनत करके रोकना है कि भाई आप फैटी लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट ना हो, इसीलिए पूरी मेहनत, हमारी पूरी मेहनत रहती है कि फैटी लिवर को नॉर्मल पे किया जाए, ताकि फ्यूचर में बढ़ती उम्र के साथ और बढ़ते स्ट्रेस के साथ फैटी लिवर बढ़ते बढ़ते सिरोसिस ना बने। वो हमारी कोशिश है। ये कोशिश तो आपकी रहती है, लेकिन जैसे आपने जो लक्षण बताए हैं उसमें मेनली जो कारण बताया है अल्कोहल का, और नॉन अल्कोहलिक भी जो फैटी लिवर होते हैं वो। लेकिन क्या बहुत तामसी पदार्थ खाने से भी ये होता है? जंक फूड खाने से बिल्कुल होता है। जैसे हम कहते हैं कि पहले के ज़माने में आप देखिए, जो भी लोग आज के साल में 80 या 70 साल के जो जीवित व्यक्ति हैं जी, उन सारे व्यक्तियों ने जो खाना खाया है अपने जवानी में, अगर हम वो ही खाना खाएं, जो कि मुश्किल है लेकिन उससे मिलता जुलता खाना खाएं, तो हम भी शायद इतना जी पाएंगे, उतने ही स्वस्थ से। आप देखिए जितने भी लोग 80-75 के आसपास जिंदा हैं आज, यूजुअली वो पतले हैं। यूजुअली उनका खाने में जो सेवन था पहले का, जंक फूड हार्डली कुछ मिलता था, तो वो सिर्फ ज़मीन से उगे हुए पदार्थ खाते थे, हरी सब्जियां खाते थे और नॉनवेज भी कम खाते थे। बट यूजुअली कैसा है कि उनका नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स ज़्यादा लेते थे, जूस वगैरह पीते थे, पानी की मात्रा ज़्यादा लेते थे, वॉक पे जाते थे, उठने को जल्दी होता था उनका सुबह हैबिट्स, एंड दे यूज्ड टू हैव गुड मेंटेनेंस ऑफ टाइम एंड जीवन शैली उनकी अच्छी से मेंटेन थी। जितना जितना हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, हम उसके अधीन बन रहे हैं और हमारी लाइफ को पूरी तरह हमने टेक्नोलॉजी और स्ट्रेस के ऊपर डिपेंडेंट बना दिया है कि हम बिना स्ट्रेस के कोई काम ही नहीं कर पाते, बिना स्ट्रेस के किसी से बात ही नहीं कर पाते, किसी से खुल के हंस से बात कर सकते। तो ये सारी चीज़ें ना धीरे धीरे बॉडी को अंदर से इफेक्ट करना शुरू करती है, भले इंसान को पता चले ना चले, अंदर से इफेक्ट करना शुरू कर देती है। और उसी की वजह से फिर इफेक्ट्स आना शुरू होते हैं। वो बाहर जब पता चलता है इंसान को, तब उसको रियलाइज होता है कि नहीं यार, मेरे बॉडी में काफ़ी चेंजेस शुरू हो चुके हैं। और तब तक देर हो जाती है। तब तक कई बार देर होती है, लेकिन हम तो आजकल जल्दी पकड़ रहे हैं। हम काफ़ी पेशेंट्स को कहते हैं कि नहीं आप बहुत जल्दी, जैसे फैटी लिवर ग्रेड 2 आया, ग्रेड 1, हम कहते हैं नहीं ठीक है, आपको सिरोसिस डेवलप नहीं हुआ, बी हैप्पी अबाउट इट, खुश रहिए इस बात से और इसको ठीक हो चुका है। और जैसे फैटी लिवर की बात कर रहे थे आप, लक्षण बता रहे थे, कारण बता रहे थे जी, इसको ठीक या व्यवस्थित करने का जो आपकी नज़र में उपाय है, वो आपके मरीजों पर आप क्या उपाय करते हैं कि दवाइयों के जरिए ही ये सब कुछ ठीक हो जाए? फैटी लिवर के लिए यूजुअली सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फैटी लिवर यूजुअली मैनेज करने का तरीका जो है उन्हीं प्रिंसिपल्स पे है जो एक मेडिकल बीमारी को हम जैसे बीपी और शुगर मैनेज करना पसंद करते हैं। नंबर 1 तो ये है कि उसके कारण को आपको ढूंढना है, कोशिश करना है कि उस कारण को हम जड़ से निकालें तो बहुत अच्छा। दूसरा ये कि नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, यानी कि दवाओं के पहले
जो चीज़ें आपको इस बीमारी को ठीक करने में मदद कर सकती है, उन चीज़ों को ठीक करना है। मैं हर एक के ऊपर एक एक मिनट कहूँगा। तीसरा ये कि अगर दवाओं की ज़रूरत पड़े तो क्या लें और कितना लें और कैसे लें। सबसे पहले आता है कि कारण, फैटी लिवर का कारण ढूंढना ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा, हेपेटाइटिस बी और सी अगर है तो उसको कारण को ढूंढ के टेस्ट के जरिए, ब्लड टेस्ट, सिंपल टेस्ट है, उसमें अगर पॉजिटिव आता है तो उसके ऊपर हमको काम करना है कि ये कितनी मात्रा में बॉडी में है या नहीं है। उसको फिर दवा देके उसका इलाज बहुत अच्छे से हो सकता है। जी जी। अल्कोहल है तो वो आता है सेकंड फैक्टर में, और लाइफस्टाइल जो है वो भी सेकंड फैक्टर में। यानी कि जो चीज़ें दवाओं के रास्ते नहीं, उसके पहले ही हम उसकी रोक करके उसको डिजीज में ना बदलने दें। मतलब यानी कि फैटी लिवर को आगे नहीं बढ़ने से रोकना इतनी है। सावधानी रखें। बिल्कुल सावधानी इतनी रखें कि अल्कोहल को हम पेशेंट्स को कहते हैं कि सेवन रोक दीजिए, आपके लाइफस्टाइल को काफ़ी चेंज करके रेगुलर लाइफस्टाइल कर दीजिए। स्ट्रेस को लेना छोड़ दीजिए, स्ट्रेस तो आते रहेगा, आपको मैनेज करना है, और इस तरह से मैनेज करना है कि आपको सिम्टम्स निकल जाएंगे। प्लस फैटी लिवर जो है अगर इनिशियल ग्रेड में है तो उसे कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट से वो ठीक हो जाता है। अच्छा। अगर हायर स्टेज में है यानी कि सेकंड और थर्ड, तो भी उसे कंट्रोल करने के लिए बेसिक मेडिकेशंस है जो लिवर फंक्शन टेस्ट चेक करने के बाद हम दे सकते हैं। लेकिन यूजुअली फैटी लिवर का कोई ऐसा खतरनाक प्रमाण नहीं दिखता हमें आगे चल के। यूजुअली हम उसे रोक पाते हैं और पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये भी सुना गया है कि वैसे तो परहेज जो है एलोपैथी में नहीं बताया जाता है, लेकिन आप चिकित्सक ये बताते हैं कि फैटी लिवर है तो प्रोटीन युक्त खाना कम कीजिए। फैटी लिवर में यूजुअली जो फैट रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, यानी कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, और जिन भी चीज़ों में हम आम भाषा में अगर कहें, एक आम व्यक्ति अगर कहे कि चर्बी किस चीज़ में है, उस चीज़ को मुझे अवॉइड करना है। और चर्बी की मात्रा जो हम सेवन करते हैं, यूजुअली जो इंसान को फैटी लिवर नहीं है, नॉर्मल इंसान पूरी तरह, वो जो सेवन करता है उससे आपको 2/3 मात्रा यानी कि 60 to 70% करना है। जी। प्रोटीन की मात्रा कम नहीं भी की तो भी चलते हैं, लेकिन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए अगर आपके किडनीज और बाकी क्षमता अच्छी है तो प्रोटीन नॉर्मल खा सकते हैं। अच्छा। इनफैक्ट गुड प्रोटीन डाइट इज़ रिकमेंडेड, कि हम कहते हैं कि अच्छा प्रोटीन का सेवन कीजिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, कि जैसे जिम प्रोडक्ट्स जो होते हैं वैसा करने की कोई जो ज़रूरत नहीं। एकदम बूस्ट कर लेते हैं, उनको ज़रूरत होती है क्योंकि वो वैसा जिम करते हैं और उनको उतनी मात्रा में बढ़ाना पड़ता है प्रोटीन इंटेक, नहीं तो मसल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक रिस्ट्रिक्ट करना है, कि हम जो ये आइसक्रीम्स और ये सब कहते हैं तो उसकी सेवन कम कर दीजिए। जैसे डायबिटिक को हम कहते हैं कि आप आइसक्रीम और रॉ शुगर वाले आइटम्स आप मत खाइए, स्वीटनर्स वाली चीज़ें मत, चाय में थोड़ी शुगर कम कर दीजिए। वैसे तो कैलोरी इंटेक कम करना है, और कैलोरी इंटेक और वेट कंट्रोल से फैटी लिवर कंट्रोल में आ जाता है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। अब हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने जिक्र किया था गाने के पहले, कि फैटी लिवर की उस कंडीशन को पार मत कीजिए जहां वो सिरोसिस पे आ जाए। जी। तो सिरोसिस ऑफ लिवर जब कहा जाता है कि एक जमाने में नाम सुनते ही खतरनाक दृश्य उभरता था, आजकल सिरोसिस हो गया है मामूली कहते हैं। क्या ऐसा क्यों कहते हैं? क्या साधन हमारे पास ज़्यादा हो गए हैं या ये बीमारी बहुत कमज़ोर हो गई है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पहले जो आपने कहा वो चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आज के ज़माने में सुविधाएं, इन्वेस्टिगेशंस जो हैं इतने अच्छे से और इतनी फ्रीली अवेलेबल हैं कि हर इंसान की बीमारियां जो 50 साल पहले पकड़ में भी नहीं आती थी और डायरेक्टली पता चलता था कि हायर स्टेज पे है, ये है, आजकल बीमारियां जल्दी पकड़ में आ रही है। और हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स अर्ली स्टेज में आते हैं कि ग्रेड 3, ग्रेड 2 फैटी लिवर 1, और सिरोसिस भी ऐसे है कि जिनके पास अज्ञानता है, अज्ञानता के कारण वो वहाँ तक पहुँचे हैं और उन्होंने इग्नोर किया है, तो वो सिरोसिस के स्टेज में हमारे पास पहली बार आते हैं, कहते हैं कि सर हम आपके पास लिवर की सिरोसिस लेके आए हैं, अब क्या करें, हमारे से भूल हो गई, जो भी भूल हो गई, हमने ड्रिंक बहुत किया है, जो भी पेशेंट्स कहते हैं कि हमने इग्नोर किया, दवा टाइम पे नहीं खाई, हेपेटाइटिस की हैं जो भी, अब क्या करें। तो सिरोसिस के कारण वही हैं जो फैटी लिवर के हैं, लगभग मिलते जुलते, और 2-3 कारण उसके और भी हैं जो जेनेटिक हैं और बच्चों में पाए जाते हैं। बट अगर सिरोसिस हो चुका है तो उसके लक्षण फिर कैसे होते हैं? सिम्टम्स बताइए। सिरोसिस 2 प्रकार की होती है। एक होती है सिरोसिस ऑफ लिवर, जिसमें लिवर बूढ़ा हो गया, जैसे आँखों में मोतिया होता है, तो वो एक इररिपेरेबल चीज़ है कि मोतिया हो चुका है, अगर बनने के मास में नहीं, हो चुका है, तो उसे आप नॉर्मल लेंस नहीं कर सकते बिना उसे रिप्लेस किए। जी। इसी तरह लिवर अगर सिरोसिस में सिकुड़ चुका है, सिकुड़ के साइज उसका श्रिंक हो गया है, उसमें दाने दाने पड़ चुके हैं, उसका कलर बदल गया है, उसका कलर बदल गया है, वो फीका पड़ रहा है, या उसके फंक्शंस अफेक्ट होना शुरू होते तो पता चलता है, तो उसको श्रिंकेज कहते हैं, श्रिंकेज ऑफ लिवर। यूजुअली अर्ली सिरोसिस में लिवर स्वेल होता है, फिर श्रिंक होता है, तो वो बाहर से पता नहीं चलेगा, स्कैन में पता चलेगा, CT स्कैन में। 2 प्रकार के सिरोसिस हैं, एक जिसमें सिरोसिस के बात
आगे नहीं बढ़ी है, और एक होती है सिरोसिस के आगे बात बढ़ चुकी है, जैसे पेट में पानी भर गया, पैरों में पानी भर गया, या किडनी को थोड़ा सा इफेक्ट होना शुरू हो गया, या फिर अंदर नसें जाम होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और ब्रेन में अमोनिया पहुंचना शुरू होता है ज़्यादा, तो उसके वजह से थोड़ा कोमेटोज स्टेट जैसा हो सकता है। सबको नहीं होता, लेकिन ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। हम क्या कहते हैं कि हम पूरा स्पेक्ट्रम बताते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। उसमें से कुछ भी हो तो आपको सतर्क रहना है कि लिवर की सिरोसिस की वजह से शायद हो सकता है। तो इसको बोलते हैं कॉम्पेंसेटेड सिरोसिस, यानी कि आगे बात नहीं बढ़ी है, सिरोसिस तक रुकी हुई है। और एक होता है डीकॉम्पेंसेटेड, यानी कि आगे बात बढ़ चुकी है और ये सारे लक्षण आना पेट में क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती जब तक कि वो, कई बार तो हमारे पास पेशेंट डायरेक्टली डीकॉम्पेंसेटेड स्टेट में आते हैं कि पेट में पानी भर रहा है बहुत दिनों से, पता नहीं क्या कारण है, प्लीज बताइए। तो हम स्कैन करते हैं और कहते हैं कि हाँ, लिवर सिरोसिस आपका आया है, ऐसा है, उसको ऐसा करिए। इसका इलाज के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जी। इलाज में सबसे पहले तो ये कि आपके सिरोसिस, अगर पानी भर चुका है पेट में सिरोसिस की वजह से, तो पानी की मात्रा को हमको सेवन कम करना है। अच्छा। जैसे कि जिसका पेट में समझो पानी भर गया है और उसकी सोडियम लेवल जो है ब्लड में कम होना शुरू होता है, तो उनको सबसे पहले तो ये करना है कि पानी की मात्रा कम लेनी है, पानी का सेवन कम करना है। जिनका सोडियम कम है उनको तो और भी थोड़ा कम करना है, यानी कि 1.5 लीटर के आसपास कम। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, सारे लोगों को ब्लैंकेट रूल्स नहीं लागू होते, ये जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट है। तो सोडियम कम हुआ तो हम सोडियम रिप्लेस करने के बदले पानी को कम करते हैं। अच्छा। जैसे कि एक ग्लास पानी में अगर नमक की मात्रा कम हो चुकी है तो हम नमक को डालेंगे नहीं इसमें, सिरोसिस में हम नमक को नहीं बढ़ाते हैं, हम पानी की मात्रा को कम कर देते हैं, ताकि बॉडी में पानी फैलना कम हो जाए और वो पैरों में और इसमें जाना कम हो जाए और वो प्रेशर मेंटेन रहे। तो नमक का सेवन कम करना है, यूजुअली तला हुआ चीज़ नहीं खाना है, नमकीन चीज़ें नहीं खाना है, बाहर की, हाँ, डीप फ्राई, ये चिप्स हो गया, ये रोस्टेड, ये जो भी बाहर के जो पदार्थ मिलते हैं, जो भी सब्जियां हमको बाहर होटलों में पूरे नमक से भरे हुए, मतलब स्पाइसी तड़का लगा के जो देते हैं, वो सारी चीज़ें और एक ही प्रकार की जो ग्रेवी है वो सब में डाल दें। जी तो ये सारी चीज़ें आपको बाहर का खाना अवॉइड करना है, सिंपल खाना खाना है, ये एक्सेप्ट करना है पेशेंट्स को कि हमारे लिए जीना ज़रूरी है। सलाद खाएं, हाँ बिल्कुल खाएं। तो लॉन्ग लाइफ उसमें अगर आपको मेंटेन करना है तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सलाद्स खाएं, और जितना हो सके नॉनवेज अवॉइड करें, ड्रिंक तो मैंने पहले ही कहा अवॉइड करें, और पेन किलर्स अवॉइड करें, और ऑल्टरनेटिव मेडिकेशन। हर विद्या का एक अलग सेट ऑफ बीमारियां हैं जो वो अच्छे से ठीक कर पाते हैं। सिरोसिस में एलोपैथिक मेडिसिन विल हेल्प इन द कंटिन्यूशन ऑफ गुड लाइफस्टाइल, यानी कि आपकी लाइफस्टाइल को उतना तक भी मेंटेन कर पाए सिरोसिस में जब तक कि वो लिवर बदला ना जा सके। बदलने के कंडीशन में है और बदलना पॉसिबल है, पेशेंट को एक्सेप्टेड है, पेशेंट इज विलिंग, सारी चीज़ें पॉसिबल है, तो सिरोसिस के लिवर को एक्चुअली बदलना सलाहकार है। जी। उसमें सिर्फ लाइफस्टाइल को मेंटेन करके आप नॉर्मल लिवर नहीं पा सकते, आप सिर्फ जीवन शैली को थोड़ा सा चेंज करके जीवन को बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं यूजुअली एग्जांपल देता हूँ, 10 में से 6 विकेट गिर चुके हैं टीम के, आपके पास फर्स्ट इनिंग्स में 300 का लैग है, आपके पास 4 ही विकेट बचे हैं, तो आपके पास एक सेकंड इनिंग्स का फॉलो ऑन का ऑप्शन मिलता है ट्रांसप्लांट से। इसकी क्या गारंटी कि फॉलो ऑन के बाद भी इंसान अच्छे रन बना पाएगा? नहीं, उसकी तो कोई गारंटी नहीं, लेकिन यूजुअली जी बिल्कुल 50 रन पे फर्स्ट इनिंग, 50 पे सेकंड, लेकिन पेशेंट कहते हैं फिर फायदा क्या? तो हम ये कहते हैं कि सेकंड इनिंग्स में आपको एक मौका देते हैं। यूजुअली सेकंड इनिंग्स इज ऑलवेज बेटर देन द फर्स्ट, यूजुअली, ऐसा पक्का नहीं है, लेकिन पेशेंट्स को हम एक मौका दे सकते हैं जीवन बढ़ाने का। बिल्कुल। तो ट्रांसप्लांट हो सके तो करना चाहिए, नहीं तो फिर सारे मैनेजमेंट जो पानी की मात्रा को कम करने के लिए है, प्रेशर कम करने के लिए एंडोस्कोप करके हम देखते हैं कितना बड़ा है वेन, तो उसके हिसाब से हम पूरा ट्रीटमेंट प्लान करके पेशेंट को बताते हैं। हमारे कई सुनने वालों की ओर से ये पूछना चाहेंगे कि एसिडिटी आपकी एक बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है, तो डॉक्टर साहब हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि जो ये अम्ल पित्तता कहते हैं इसे, एसिडिटी, इसके कई कारण पाए जाते हैं, जैसे कि आप कहेंगे खान पान ऐसा है, वो तो कई कारणों में काम करता है। दरअसल बेसिकली एसिडिटी क्या है और अधिकतर लोगों को इन दिनों इस माहौल में क्यों होती जा रही है? इसके साथ साथ डकार आ जाना, और कहीं हम सार्वजनिक स्थल पर हैं, डकार, ऐसी चीजें रोक नहीं सकते, तो बड़ा ऑड फील होता है। तो ये बार बार आना, ये क्या दर्शाता है? शरीर किस ओर जा रहा है? बहुत आम तरह से पाए जाने वाली दिक्कत है ये, और मैं खुश हूँ कि मुझे आपने ये सवाल पूछा। इसके जवाब के ज़रिए मैं आम जनता से ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले तो कि एसिडिटी कोई बीमारी नहीं है।
एसिडिटी सिर्फ ये दर्शाता है, बेसिकली एसिडिटी वो है कि हमारे पेट के अंदर जलन बढ़ जाती है, और एसिड की मात्रा जब बढ़ जाती है तो शरीर में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। यानी कि इंसान मनुष्य के शरीर में पित्त की मात्रा या एसिडिटी की मात्रा, जो भी आप कहें, अगर वो बढ़ जाती है तो जलन शुरू हो जाती है, दर्द शुरू हो जाता है हल्का हल्का सा। और जिस समय हमारे अन्न नली के नीचे जहाँ पे पेट शुरू होता है, इन दोनों के बीच में एक वाल्व होता है, यानी कि स्फिंक्टर, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे खाना और पानी आगे बढ़ने की सुविधा अच्छे से दी गई है, पर नॉर्मली वहाँ से रिटर्न इतना आता नहीं है। यानी कि ऊपरी डायरेक्शन में खाना और पित्त नहीं आना चाहिए, उसी लिए नेचुरली इट्स अ गॉड गिवन स्फिंक्टर। एक स्फिंक्टर है जिसको टाइट रखने में हमारा योगदान रहना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए मैं बताऊंगा। अगर वो लूज हो जाता है हमारे फूड हैबिट्स की वजह से या खान पान की वजह से, या काफ़ी सारे कारण हैं, मैं बताऊंगा विस्तार में। एसिडिटी यानी कि पेट की जलन कोई डिजीज़ यानी कि बीमारी नहीं है, इट्स अ सिम्टम, यानी कि एक लक्षण है। ये बताता है कि मनुष्य के शरीर में एसिड या पित्त की या वायु की मात्रा बढ़ रही है, और हमारे पेट में जो एसिड ज़्यादा बनता है वो हमारे अन्न नली में आने की अगर कोशिश करे तो उसे कहते हैं रिफ्लक्स। यानी कि जो खट्टी डकारें जिसे कहते हैं, या खट्टी ना भी हो तो सिर्फ सादी डकारें भी आ सकती है। पानी, कई बार पेशेंट्स हमें आके कहते हैं कि सादा पानी गले में रिटर्न आके चला गया। तो हम जब खा रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं तो हम बैठे बैठे हमारे पेट से ऊपर गले में छोटा सा एक लिक्विड आया, खट्टा या ना हो तो भी चलेगा, इसे कहते हैं एसिडिक रिफ्लक्स या तो नॉन एसिडिक रिफ्लक्स। तो वो गले में आके और कुछ अजीब फीलिंग देके वापस चला जाता है जी, उसे कहते हैं रिफ्लक्स प्रॉपर। अगर पानी या एसिड नहीं आ रहा है, सिर्फ डकारें आ रही है, इसका मतलब ज़्यादातर ये है कि वायु निकल रही है। अच्छा। तो वायु जब ज़्यादा बढ़ जाती है पेट में, यानी कि पेट में वायु पाचन की शक्ति, यानी कि वायु बढ़ाने की शक्ति नहीं है आगे, और वायु वापस आने की कोशिश करती है, तो वो डकारों में निकलती है। एक या दो छोटी डकारें आना आम बात है। मतलब एक मनुष्य को अगर डकारें आ रही है तो एक या दो डकार खाने के बाद या उसके पहले आए, ठीक है। और ये कहा भी जाते हैं कि भी खाना पच गया। जी, कहते हैं कि डाइजेस्ट होने बाद थोड़ा सा गैस रिलीज होता ही है ऊपर की तरफ, तो एक या दो सादी डकारें आना कोई नुकसानदायक नहीं। लेकिन अगर डकारें खट्टी आ रही है, गले में खांसी पैदा कर रही है, छाती के बीचों बीच जलन पैदा कर रही है, पेट के नाभि के ऊपरी हिस्से में जलन या दर्द पैदा कर रही है एसिडिटी, तो ये सारी चीज़ें नुकसानदायक हो सकती है, और उसको हमें आइडेंटिफाई करना है और उसके लक्षण को पकड़ के बीमारी को ढूंढने की कोशिश करनी है। अगर कोई बीमारी है जो एसिडिटी बना रही है तो कई बार एसिडिटी हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो भी आज के दौर में जो लोग आते हैं, कहते हैं कि हमारे पास पेट में बहुत जलन की तकलीफ लेके आए हैं, उसमें यंग पॉपुलेशन भी काफ़ी आ रहा है आजकल। 20 से 30 के उम्र में कारण ज़्यादा करके 50% लोगों में हम ये देखते हैं कि उनके खान पान का, सोने का हैबिट्स, टाइमिंग यानी कि स्लीप टाइमिंग्स, स्लीप साइकिल, द स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी कि जो तनाव मैनेज करने का जो उनका तरीका है, वो उसमें वो सक्सेसफुल नहीं रहते हैं। कई बार वो तनाव मैनेज नहीं कर पाते हैं, बहुत सोचने लगते हैं, बहुत दवाओं पे आ जाते हैं। कितने लोग टेंशन की दवाएं खाना शुरू करते हैं। कई बार सिर दुखने लगे तो हेडेक के लिए पेन किलर्स केमिस्ट के पास जाके लेके खाना शुरू करते हैं। इन सारी चीज़ों से फ़ायदा तो सिर्फ कुछ ही मिनटों तक लगता है कि दर्द गया, लेकिन नुकसान होता रहता है, एसिडिटी बढ़ती जाती है। तो एसिडिटी का मुख्य कारण मुझे लगता है कि आज की तारीख में 50% से ज़्यादा लोगों को लाइफस्टाइल चेंजेस पहले अपनानी चाहिए। मेरे ख्याल से सारे लोगों को हम ये कहते हैं कि आप दवा पे डिपेंडेंट मत रहिए, पहले आप लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। अपने डाइट को, स्ट्रेस को, स्लीप टाइमिंग को, और मेडिटेशन और योगा हो सके तो बहुत अच्छा, और एक्सरसाइज और वेट मैनेजमेंट। ये 5 से 6 प्रिंसिपल्स है, मैं रिपीट करूंगा। डाइट, स्ट्रेस, स्लीप, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा एंड वेट मैनेजमेंट। अगर ये 5 से 6 बातों को हमने कंट्रोल कर लिया, इसके अलावा हैबिट्स को, बैड हैबिट्स को अवॉइड करना है। अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको जो है, किसी भी प्रकार का अल्कोहल कितने भी परसेंटेज में माइल्ड हो, कहते हैं ना कि चोरी छोटी हो या बड़ी हो, चोरी चोरी होती है। तो ऐसा मैं नहीं कहता कि अल्कोहल 4% वाला बेटर है क्या। मैं ये कहूँगा कि अल्कोहल किसी भी मात्रा में लो, अल्टीमेटली आपको नुकसान थोड़ा या ज़्यादा पहुँचाना शुरू करता ही है। अच्छा, तो अल्कोहल जितना हो सके अवॉइड करना है।
और एसिडिटी में तो खास करके एसिडिटी में अल्कोहल एसिडिटी बढ़ा सकता है क्योंकि अल्कोहल इंड्यूस गैस्ट्राइटिस होता है। स्मोकिंग से भी पेट के अंदर जलन पैदा होती है। तो ये हैबिट्स को और ये लाइफस्टाइल को चेंज करने बाद अगर हमारे पास मनुष्य आता है कहता है कि बहुत पेट में जलन है, तो हम उसे दवा तुरंत शुरू कर देते हैं क्योंकि वो उस समय तक रुक नहीं सकता कि उसका लाइफस्टाइल चेंज हो जाए और उसकी जलन जाए। तो हम फिलहाल के लिए दवाएं शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं कि आप सिरप या टैबलेट शुरू कीजिए, और अगर नहीं ठीक होता है 1 से 2 महीनों में, तो आपको फिर सोनोग्राफी, एंडोस्कोपी और ये सारी चीज़ें करके आंत के अंदर या पेट के अंदर या और कुछ फूड पाइप के नीचे की तरफ कुछ जो वाल्व रहता है स्फिंक्टर वो लूज हो गया है, या फिर पेट के अंदर आंत के अंदर छाले आ गए हैं, या बैक्टीरिया पनप रहा है, या जलन पनप रही है, तो किस प्रकार की। तो दवाओं की वजह से भी हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से भी, और लाइफस्टाइल हैबिट्स की वजह से। तो एसिडिटी और रिफ्लक्स, सिर्फ ये 2 चीज़ें अगर हैं और कोई भी बीमारी कहीं नहीं मिलती है, तो मेरे ख्याल से इनफैक्ट इट इज़ अ प्योरली लाइफस्टाइल रिलेटेड इशू एंड यू कैन कंट्रोल इट। देखिए, आपने कहा कि जीवन शैली को सामान्य और अच्छी तरह से रखने से इस तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। लेकिन आपने ये भी कहा कि अल्कोहल बड़ी मात्रा में हो या छोटी मात्रा में या माइल्ड हो जी, तो भी नुकसान नुकसान देना तो शुरू करता है। लेकिन कई दवाएं जो सिरप में आती हैं जी, उसका जो प्रिजर्वेटिव कंजम्पशन होता है जी, वो कुछ बेसिकली डिपेंड करता है अल्कोहल पे। तो आप क्या कहेंगे कि वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? कुछ दवाओं में अल्कोहल जो होता है प्रिजर्वेटिव, वो अल्कोहल नहीं है जो हम मतलब जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं ना, साधारण मनुष्य जो ड्रिंक करते हैं, आम भाषा में कहते हैं कि जो दारू पीता है, सिंपल भाषा में कहें जो दारू पीते हैं, जो दारू पी जाती है नॉर्मली, वो दारू नहीं है जो प्रिजर्वेटिव में यूज़ होती है। अच्छा, ये दवाएं जो बनती हैं, जो अगर आप समझे, मुझे एलोपैथी का ज्ञान है तो मैं वही कहूँगा, जो भी दवाएं बनती है और जहाँ से भी बन के आती हैं वहाँ पे पूरा स्टैंडर्ड कंट्रोल चेक करके ही आता है। जी, जी। और अल्कोहल दिखने में ऐसा वर्ड कहीं पे आप समझो पढ़ लिए, तो वो अल्कोहल नहीं जो लोग पी रहे हैं, वो सेल्फ जनरेटेड that is a different type of preservative what you are saying, and that is not actually alcohol. Okay. It is like depends on the production composition obviously. तो मेडिसिन को बनाने के लिए पहली बात तो सारे मेडिसिन में नहीं पाया जाता है। जो मेडिसिन बनाने में अल्कोहल, ये जो आम भाषा में हम कहते हैं दारू है, ये दारू वहाँ नहीं यूज हो रहा, वो एक सुरक्षा हेतु है। वो एक एक्सिपिएंट, वो एक फॉर्मुलेशन बनाने के लिए जो वर्ल्ड ड्रग कंट्रोल वो जो अप्रूवल रहता है, अच्छा, वो टाइप का लिक्विड यूज होता है। इट इज नॉट द अल्कोहल विच वी कंज्यूम, जो कि प्रिजर्व करता है। हाँ, तो ऐसा कहना एक्चुअली आम भाषा में गलत होगा कि आम जनता जो दवा खा रही है या दवा पी रही है उसी में दारू है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये देखिए बहुत बड़ा भ्रम जो आपने तोड़ा है यहाँ पर। कई बार वो बहुत अच्छा दवा को लंबी अवधि तक सुरक्षित बनाए रखने के लिए एक कंपोजिशन है। जी, कंपोजिशन है, और ये वो दारू बिल्कुल भी नहीं है जो हम कह रहे हैं कि एक तरफ के आप दारू मत पीजिए और हम सिरप दे रहे हैं उसमें अल्कोहल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत अच्छा, हमारे प्रिंसिपल्स पे हम हैं। बिल्कुल इस सिद्धांत को लोग समझ लेंगे। और कई बार ऐसा लगता है कि जब हम भोजन करते हैं, अच्छी जीवन शैली को अपनाते हैं, उसके बावजूद पाचन संस्थान में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी होती है या हम पाचन संस्थान के नियमों का पालन नहीं करते, तो सुबह जब उठते हैं तो कब्ज की एक शिकायत होने लगती है। और ये ऐसी शिकायत है कि दुनिया भर में आम हो चुकी है। बिल्कुल। इसके लिए तरह तरह के विज्ञापन सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। आदमी तलाश में लगा हुआ है कि किस तरहं से मैं सुबह क्लियर हो जाऊं, फ्री हो जाऊं। ये कब्ज के बारे में आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, बहुत एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज, अगेन ये एक सिम्टम है। इसमें जिस भी व्यक्ति को कब्ज़ है, तो कब्ज़ के कुछ प्रकार होते हैं। मैं कहना चाहूँगा कब्ज़ होती क्या है, उसके बहुत सारे विश्लेषण दिए गए हैं। आम भाषा में कहूँ तो नंबर 1 चीज़ है पेट साफ ना होना, यानी कि व्यक्ति सुबह सुबह, भारतवर्ष में तो कैसा है कि हर व्यक्ति चाहता है कि सुबह एक बार मैं पॉटी क्लियर करूँ जी। तो ऐसा अंग्रेज़ देशों में शायद नहीं है। यूके वगैरह में 2 से 3 दिनों में एक बार पॉटी क्लियर होना आम बात है। रोज़ हो या ना हो, उनको उतनी चिंता नहीं हो सकती। उनका लाइफस्टाइल और उनका पेट का जो ये है वर्क शेड्यूल है वो अलग है। हमारे यहाँ पे जो हम डेली एक बार पेट साफ करने की क्रिया के लिए सुबह जाते हैं, तो उसमें अगर हमको वक्त ज़्यादा लग रहा है
तो वो भी एक कॉन्स्टिपेशन का लक्षण हो या सकता है जोर कि आप लगाना पड़ रहा है। जी, यहाँ जोर लगाना पड़ रहा है, या फिर जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़े, वक्त भी उतना लगे, लेकिन कड़क टाइप का पॉटी होना कि उतना स्मूथ नहीं है, कड़क है, और वो जाते जाते तकलीफ दे रहा है। चौथी चीज़, पॉटी आ तो रहा है लेकिन पूरी तरह साफ नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि समझो पेशेंट कहते हैं कि 50% पॉटी रह गया है मेरा। उसकी हाजत ये कि और आने वाला जी है। जी, और उसमें इंसान सेटिस्फाइड नहीं होता है और वो फ्रेश नहीं फील करता है और काम पे नहीं जा पाता है। काम पे गया तो भी सुस्त फील करता है, काम में एनर्जी नहीं फील होती है, पेट में कुछ भारी भारी लगता है। और एक लक्षण हो सकता है कि आपको सब कुछ सही रहे लेकिन कॉन्स्टिपेशन वो भी होता है कि अगर आपको पहले आपका रोज़ एक पॉटी जाना कार्यक्रम था, अब 3 दिनों में एक बार हो रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन 2 या 3 दिनों में एक बार हो रहा है, तो उससे भी कहा जाएगा कि आंतड़ियों में जांच करना ज़रूरी है कि क्या एक्चुअल कारण है, शायद खाने पीने में फेरबदल आया है कि नहीं। तो ये सारे लक्षण हो सकते हैं कॉन्स्टिपेशन। इसके कारण, मुख्य कारण होते हैं पानी का सेवन कम करना और फाइबर के चीज़ें कम खाना और ज़्यादा करके जंक फूड खाना, जो पाचन स्लो होता है उनका, धीरे से होता है, और जो प्रकृति में पाई गई चीज़ें, नेचुरली अवेलेबल फूड्स हैं, वो अच्छे से पच पाते हैं क्योंकि हमारी बॉडी उसके लिए ट्यून्ड है। जैसे हम कहें कि लीफी वेजिटेबल्स है और ये, और जितना भी प्रोसेस्ड फूड है, पाव है, पिज़्ज़ा है, देखिए हर एक चीज़ का अपना महत्व है, खा सकते हैं स्वाद के लिए, लेकिन अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो ये सारी चीज़ें फिर हम धीरे धीरे हटाना शुरू करते हैं। मैदा है, फिर जो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो सके, वैसे सादा खाना बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिपेशन का यूजुअल रीज़न होता है लैक ऑफ एडिक्वेट वाटर इनटेक, यानी कि पानी की मात्रा थोड़ी सी कम होना, जितना ज़रूरी है उससे। कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट्स बेड रिडन होते हैं, यानी कि ओल्ड होते हैं, उनको चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो वो बेड पे ही रहते हैं काफ़ी समय, या फिर किसी सर्जरी के बाद बेड पे काफ़ी टाइम तक हैं हॉस्पिटल में, तो उनको कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो सकती है। या फिर ये हम मान के चलते कि वो कुछ दवाएं खा रहे हैं जिसकी वजह से आंतड़ी का मूवमेंट स्लो हो जाता है, तो कॉन्स्टिपेशन हो गई। तो ये सारी चीज़ें बीमारियां नहीं होने के बावजूद भी कॉन्स्टिपेशन पैदा कर सकती है। इसके अलावा बीमारियां जो है उसमें सादे से सादी चीज़ मैं कहूँ अगर, कि इस लंबे समय से किसी को शुगर की तकलीफ है तो डायबिटिक डिसमोटिलिटी कहते हैं, यानी कि आंतड़ियों में थोड़ी सी स्लोनेस पैदा हो जाती है, धीमता। दूसरी ये कि थायराइड की शिकायत, अगर किसी को हाइपोथायराइड है, हाइपो यानी कि थायराइड की हार्मोन्स कम होना, जिसको हम रिप्लेस करके डॉक्टर्स एंडोक्राइन और डायबिटल ये थायराइड स्पेशलिस्ट रिप्लेस करते हैं। तो हाइपोथायराइड, हाइपर में नहीं, हाइपोथायराइड में यूजुअली कॉन्स्टिपेशन पाया जाता है, पार्किंसंस में पाया जाता है। ये सारी बीमारियों का जांच करना भी ज़रूरी है। जो बीमारी जहाँ से जैसे मिले उसको वहाँ पे इमीडिएटली ट्रीट करने की कोशिश करनी है, और लाइफस्टाइल को तो चेंज करना ही है। मेरे ख्याल से पेट से संबंधित, लिवर से संबंधित आदि बीमारियों का पहले आपको, सारे लोगों में हम एडवाइस करते हैं, लेकिन आधे लोग तो सिर्फ लाइफस्टाइल और खाने पीने के ठीक करने से, सुधार से काफ़ी इम्प्रूवमेंट पाते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक प्रश्न ये उभरता है कि माना कि 2-3 दिन में भी कभी कभी किसी को मोशन क्लियर होता है, एक लाइफस्टाइल होती है उसकी, लेकिन अगर 24 घंटे में, न केवल सुबह सुबह, अगर 24 घंटे में एक बार भी अगर वो किसी टाइम क्लियर हो जाता है तो भी कब्जियत नहीं कही जाती? नहीं, किसी किसी का शेड्यूल ऐसा रहता है। मैं कहता हूँ कि जो लोग देर रात तक पढ़ते हैं और सोते ही हैं 3-4 बजे, कोई स्टूडेंट्स हैं 14-15 ईयर्स के समझो, और वो उठते हैं 9-10 बजे, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सुबह उठते बराबर उनको पॉटी फीलिंग नहीं आ रही है, खाना वाना खा के दोपहर को या उनके नियम के अनुसार 3-4 बजे, लेकिन अगर वो इन सारी बातों में, यानी कि कड़क नहीं है, टाइम पे आ रहा है, स्ट्रेन नहीं हो रहा है, डिफ़िकल्टी नहीं है, पेन नहीं है, और रोज़ाना एक बार जा रहे हैं, तो उसे कॉन्स्टिपेशन नहीं कहेंगे, सिर्फ चेंज ऑफ टाइम शेड्यूल है बस। तो ये तो एक ली करने वाली बात है। हमारे कई सुनने वाले ऐसे होंगे जो इस बात को महसूस भी करते होंगे और इस तकलीफ से गुजरे भी होंगे। जीवन का संगीत बहुत अच्छा तब लगता है जब पेट साफ सुथरा हो और पेट और आंत और यकृत और जिगर, दिल, किडनी सब सुचारू रूप से काम करें। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहने चाहेंगे? एक चिकित्सकीय भाषा में शब्द होता है आपके, जीआई लिवर, उसको विस्तृत रूप से समझाइए। जीआई लिवर की हेल्थ क्या क्या है, उसकी सुरक्षा के कारण क्या हैं, और इसमें क्या मैनेजमेंट काम करता है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हमारे टॉक को आगे बढ़ाते हुए, जीआई लिवर हेल्थ यानी कि ये एक टॉपिक है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, जीआई यानी कि पेट और आंतड़ी से संबंधित, और लिवर यानी कि जिगर से संबंधित हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए एक आम इंसान को। एक आम इंसान को यूजुअली हम खुद के पेट के अच्छे पाचन के लिए समय पे खाना खाना चाहिए। हर 3 से 4 घंटों में
कुछ खाना ज़रूर चाहिए। लंबे समय तक पेट को फास्टिंग रखना एडवाइजेबल नहीं है अनटिल अनलेस इट इज़ फॉर रिलीजियस रीजंस, जिसमें वो अवॉइड नहीं कर सकते हैं, वो उसके लिए मैं नहीं प्रिवेंट कर लेकिन सकता। उसमें भी कई बार लिक्विड, हाँ, मतलब मुझे पता नहीं कि कितना उनको अलाउड है लेना। रिलीजियस रीजंस के लिए तो ऑब्वियसली उनको फास्टिंग जितना रखना है वो रख सकते हैं, बट यूजुअली इन जनरल अगर देखा जाए उसके अलावा टाइम पे खाना खाना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने दोपहर का भोजन करीब 12 से 2 या 2:30 के बीच में कंप्लीट करना चाहिए। बहुत देर से खाना भी एडवाइजेबल नहीं है। और रात का जो भोजन है वो 10 के पहले जितना हो सके, 10 बजे के पहले, 7 से 10 के बीच में खाएं तो अति उत्तम। बीच में नाश्ते के तौर पर 1 या 2 बार नाश्ता करना आवश्यक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो खाना हम समझो 12 और 9 बजे खाएं तो बाकी 9 घंटे बीच में गैप है, जिसमें इंसान सिर्फ अगर चाय पीता है तो धीरे धीरे करके उसको खाना न होने की वजह से पेट में एसिडिटी शुरू होती है लॉन्ग रन में जाके, यानी कि कुछ वर्षों के बाद। शुरुआत में पता नहीं चलता, यंग एज में यूजुअली फास्टिंग रख लेते हैं काम के प्रेशर की वजह से, ऑफिस प्रेशर है, काफ़ी प्रेशर्स की वजह से। लेकिन मेरे हिसाब से हर वो व्यक्ति जो काम कर रहा है किसी भी प्रकार का, या स्टूडेंट भी है, उसको वक्त पे कुछ ना कुछ खाना चाहिए। दूसरी चीज़, पानी की मात्रा बहुत कम लेते हैं हम सभी, और हम ये खुद भी कोशिश करते हैं कि 3 से 4 लीटर पिएं। और पानी किसी भी मात्रा में हो, ठंडा, गर्म या सादा, पानी ज़रूर पीना चाहिए। जूस को पानी की फ्लूइड की मात्रा दे सकते हैं, जूस को वाटर का रिप्लेसमेंट नहीं कह सकते, तो पानी तो ज़रूर पीना है 2 से 3 लीटर। सिर्फ हार्ट के और किडनी पेशेंट्स के लिए और बाकी चीज़ों में जो रेस्ट्रिक्शन है पानी नहीं पीना है, तो उनको नहीं पीना है। तो मैं कहना चाहूँगा सुनने वालों से कि जो भी मैं आपसे कह रहा हूँ बातें, वो स्पेशल कंडीशंस में अप्लाई नहीं होती है। उसके लिए आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से बिल्कुल सलाह लेके आगे बढ़िए। दूसरी चीज़, पानी और खाने के अलावा अपने जीवन शैली में कहीं ना कहीं आप मेडिटेशन को लाइए, क्योंकि हर इंसान के पास उतना हद से ज़्यादा स्ट्रेस ज़रूर है कि वो चिंतित हो जाए, लेकिन चिंता को हटाना है तो किस तरह से? जीआई, लिवर हेल्थ, यानी कि हार्ट की भी हेल्थ अगर आप देखें, और माइंड की हेल्थ, तो इन सारे सूत्रों को जोड़ने वाले हमारा जो माइंड है उसको अगर हम बहुत स्टेबल रखेंगे, संतुलित रखेंगे, तो ज़्यादा करके बीमारियां जो है शुरुआती स्टेज में, जो हम कहते हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस, वो कंट्रोल में आ सकते हैं। अगर हम स्ट्रेस को मेंटेन करें, एक्सरसाइज करना शुरू करें, दिन में रोज़ एटलीस्ट ना हो सके तो भी 15 से 20 मिनट आप शुरुआत कीजिए वॉक करना। अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ निकल पड़िए शाम को या सुबह, वॉक करके वापस आइए, फ्रेश हवा लीजिए बिना टेंशन के। तो ये सारी चीज़ों से बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ती है। खाने पीने का अच्छा सेवन कीजिए। जो लोग डायबिटिक नहीं है वो योगर्ट खा सकते हैं। जिनको सर्दी और बाकी चीज़ों के पित्त की शिकायत ज़्यादा नहीं, वो दही खा सकते हैं। और नेचुरली अवेलेबल जो जूसेस हैं, शुगर केन जूस, अगर डायबिटिक नहीं है तो ऑब्वियसली शुगर केन जूस पी सकते हैं। नॉर्मली हम गाजर का सेवन कर सकते हैं, एप्पल, पपाया, बनाना, ये सारी चीज़ें काफ़ी सेफ मानी जाती है, जब तक कि पोटेशियम और सोडियम कहीं पे आगे पीछे है तो डॉक्टर से सलाह लें। तो फ्रूट्स का सेवन आपको ज़रूर, रोज़ एक फ्रूट कोई भी प्रकार का हो, एक फ्रूट पक्का आपके टेबल पे रहना ही चाहिए। सीजन का कोई भी एक फ्रूट, सीजन का कोई भी एक फ्रूट, सिवाय एसिडिटी के पेशेंट्स में ऑरेंज, मौसम्बी, लेमन, ये हम कहते हैं थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि सिट्रिक एसिड बढ़ता है तो जलन बढ़ती है। तो ये हो गया गैस्ट्रो की तरफ से। लिवर की तरफ से कोई भी हर्बल प्रिपरेशंस या होम्योपैथिक प्रिपरेशंस की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं लगती मुझे आम जनता के लिए। वो सिर्फ, और इवन कोई मेडिसिन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। जो ओवर द काउंटर मेडिसिन अवेलेबल हैं कि आपके इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, ये वो आप डॉक्टर से पूछ के ही लीजिए, बिना डॉक्टर की सलाह के प्लीज़ मत लीजिए। और जो भी लिवर हेल्थ को बढ़ाने के लिए है, जैसे आपके रेगुलर क्वांटिटी ऑफ ड्राई फ्रूट हो गए, रेगुलर क्वांटिटी ऑफ ओट्स हो गए जी, मतलब आम भाषा में कहें तो ये सारी चीज़ों का सेवन आपके खाने में 10 से 20% प्रमाण होना ज़रूरी है। सिर्फ दाल चावल और सब्जी से काम नहीं चलेगा, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें ऐड करना पड़ेगा। और ज़्यादा करके जो लोग पसंद करते हैं बाहर का खाना, उनसे मैं ये कहूँगा कि अगर जितना हो सके अवॉइड कीजिए। अगर बिल्कुल अवॉइड करना पॉसिबल नहीं तो अपने डिजीज़ के हिसाब से जो अलाउड है उसको कम मात्रा में खाइए। अगर किसी को सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन है तो फिर वो बाहर का नहीं खा सकते, तो आपको फिर घर में ही थोड़ा सा नमक डाल के, क्योंकि घर में मेंटेन किया जा सकता है जी। बाहर आप होटल में जाते हैं तो अपने हिसाब से फूड नहीं बना सकते कि भाई हार्ट के पेशेंट के लिए आप फूड बना के लाइए, ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग एक आम खाना देंगे जिसमें नमक की मात्रा नॉर्मल रहेगी और आपके लिए वो शायद एडवाइजेबल नहीं हो। तो चॉकलेट्स,
और इस पेस्ट्रीज़ की मात्रा कम कर दीजिए। पेपरमिंट जो है उससे रिफ्लक्स कभी कभी बढ़ सकता है, जी। तो उसको कम कर दीजिए। और चाय, कॉफ़ी और मिल्क जितना हो सके एसिडिटी और रिफ्लक्स वालों को बहुत कम कर देना चाहिए। जी जी। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक स्वाभाविक सा प्रश्न मेरे दिमाग में आया है। जी। कहा जाता है कि लाइफस्टाइल को मेंटेन कीजिए, जीवन शैली को नियमित रखिए और खाना थोड़े थोड़े अंतराल के बाद नियमित रूप से खाइए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग इस प्रवृत्ति के होते हैं कि भूख लगने पर ही खाना खाते हैं, अन्यथा वो लंबा गैप भी सहन कर लेते हैं। तो आपकी क्या राय है? मेरे हिसाब से सहन कर पाना ये एक परसेप्शन है। ये ऐसा नहीं कि वो सहन कर सकते हैं तो 12 घंटा भी भूखे रहें। मैंने जैसे कहा रिलीजियस रीजंस है तो उनको रखना ही है, लेकिन अगर ऐसा कोई रिलीजियस रीज़न नहीं है तो मेरे हिसाब से आम इंसान को भूखा 4 से 5 घंटे से ऊपर नहीं रहना चाहिए। इतना ही चाहे उनको भूख लगे ना लगे, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, थोड़ा सा एक एप्पल का टुकड़ा खाइए, थोड़ा बनाना खाइए, जी अपने पेट में कुछ ना कुछ आना चाहिए। जी जी जी। बहुत ही अच्छी बात आपने जीआई लिवर हेल्थ मैनेजमेंट के बारे में बताई जी, है। बहुत शुक्रिया। और अब देखिए वक्त हो चला है, समापन बहुत बहुत नज़दीक है। तो आपने पाचन संस्थान से जुड़ी बीमारियां और उपचार के बारे में विस्तृत रूप से बड़ी कठिन समस्या के बारे में आसान से शब्दों में बताया। इसके लिए विविध भारती की ओर से और सुनने वालों की ओर से हम आपको धन्यवाद देते हैं। मैं भी आपका तहे दिल से आप सभी का और बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थी मुलाकात सुप्रसिद्ध पेट और आंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव हिंगोरानी से। आज की चर्चा का विषय था पाचन संस्थान से जुड़ी बीमारियां और उपचार। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया भावना सिंदल ने। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। और अब दीजिए अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को इजाजत। नमस्कार।